दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है आप लोगों का? आज जो है हम एक बहुत इम्पोर्टेंट मूवी, ऐसी मूवी जो कि जिसका हाइप बहुत ज्यादा था, और बारबी के साथ ये बहुत स्टिफ कंपटीशन में बहुत से डॉलर्स जो है ये समेट रही है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये कमा चुकी है ये मूवी। मल्टी मिलियन डॉलर मूवी ओपनहाइमर, जो कि बायोपिक है, उसका हम आज रिव्यू करने आ गए हैं। और मेरे साथ हैं मीरब नमान अलेक्जेंडर, हमेशा की तरह। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? आपका डायरिया कैसा है? पहले ये बताएं, आपके दांत का दर्द कैसा है, मैं फिर बाद में बताता हूँ। मेरे दांत का दर्द तो कब का ठीक हो गया। नाइस। आपका डायरिया जो ठीक नहीं हो पा रहा था। मेरा डायरिया ठीक हो गया, लेकिन बात इतनी सी है कि वीकनेस आपको पता है काफी रहती है, क्योंकि नमकियात जो है वो निकल जाते हैं, तो या बॉडी, यू नो, Obviously। एंड ऑल दैट स्टफ। बट आज हम बहुत सीरियस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और वो मुद्दा है ऑब्वियसली बायोपिक, जिसमें मेरे फेवरेट एक्टर, कुछ लोग सिलियन मर्फी बोलते हैं उनको, कुछ लोग किलियन मर्फी कहते हैं। सो आई थिंक व्हाट इज द राउंड राइट प्रोनाउंसिएशन, मुझे ये नहीं पता। लेकिन हैविंग सेड दैट, अ ग्रेट एक्टर। और ये मूवी, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं ये क्यों देखने गया सिनेमा में, मैं और मीरब आज ये मूवी देख के आए सिनेमा में। ये हम इसलिए देखने गए क्योंकि ऑब्वियसली वी आर क्रिस्टोफर नोलन फैंस, और उनकी डायरेक्शन हम देखना चाहते थे। वी वांटेड टू स्टडी कि उनकी जो डायरेक्टोरियल मास्टरपीस जो वो हमेशा से देते आए हैं। अभी उनकी एक मूवी आई थी टेनेट, वो मैंने नहीं देखी। काफी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था जी, कि थोड़ा सा बैकग्राउंड स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा लाउड था, और जो डायलॉग्स का जो पिच थी और जो पेस था डायलॉग्स का वो कम था। तो क्या उस मूवी के अंदर ये दोबारा से इस मूवी में रिपीट हुआ है या नहीं, जो उस मूवी में हुआ था? वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके पॉजिटिव जो पहलू हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा, बताएं, क्या सिलियन मर्फी इस एक्टिंग के बाद ऑस्कर में नॉमिनेट होंगे या नहीं? होने चाहिए। हाँ। आई थिंक जो एंड करेक्शन, इट इज किलियन मर्फी। किलियन मर्फी, या किलियन मर्फी। जी। तो वो आपकी बात जो है उसको मैं उसको जरा थोड़ा सा पॉजिटिव वे में करना चाहूंगी, थोड़ा सा इस तरफ। उसको अगर उसकी बात करें कि वो ऑस्कर में नॉमिनेट होंगे या नहीं, आई हाँ। थिंक होने चाहिए। हाँ। बिकॉज द पीपल हु हैवंट वॉच द मूवी एंड जिनको uh, थोड़ा सा भी सस्पेंस है ना कि वो हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ था, हम्म। ठीक है, वो जो बॉम्बिंग हुई थी और जो इतनी डिस्ट्रक्शन हुई थी और इतना मसला क्रिएट हुआ था, हाँ। उसके पीछे कौन इंसान था? तो वो इंसान था जिसके बारे में ये मूवी है, जिसने वो बॉम्ब बनाया। और जो जिसको हम जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर कहते हैं, ओपन। ओपनहाइमर, आई एम सॉरी। या अच्छा, इससे पहले कि तो आप कास्ट पे आए और आप डायरेक्शन पे आए और आप बैकग्राउंड स्कोर के पंदे पे आए, मैं पहले थोड़ी सी समझा देता हूँ लोगों को कि ये मूवी है किस चीज के बारे में। और मैं ये भी साथ में बताऊंगा कि ये हर बंदे के लिए ये मूवी नहीं है, ये भी मैं साथ में समझाने की कोशिश करूंगा। पहली ये कि ये एक ऐसे साइंटिस्ट से रिलेटेड है जिसकी कहानी शुरू होती है 1928 से। उसका कॉलेज का एरा दिखाया जाता है, उसका यूनिवर्सिटी का एरा दिखाया जाता है, वो रिसर्च पेपर लिख रहा है, वो थ्योरीज पे काम कर रहा है, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम कर रहा है। फिर उसके बाद वो जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज से मिलता है, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, जिन पर्सनैलिटी से वो मिलता है वो दिखाए जाते हैं। उसमें उसके बहुत से फ्लिंग्स भी होते हैं, गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं, एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन से वो मिलता है। फिर जो स्ट्राउस का किरदार है, जो कि ऑब्वियसली द ग्रेट रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने किया है, वो उनका रोल के बारे में मीरा आपको बताएंगी। वो उनसे मिलता है। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो दिखाई गई हैं कि वो कैसे थ्योरीज पे काम करता है, क्वांटम फिजिक्स में यूनिवर्सिटी के दौर में रिसर्च पेपर्स लिखता है। फिर और फिर उसके बाद ये है कि 1942 में क्या चेंज आता है, कि एक बहुत बड़ा उसके साथ चेंज ये आता है कि वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उसका वो लीडर बन जाता है। और वो कहता है कि जी मैं जो हूँ बनाना चाहता हूँ एटॉमिक बॉम्ब। और एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर वो काफी टाइम से काम कर रहा होता है। ये जो दो थ्योरीज थी रिलेटिविटी की, एल्बर्ट आइंस्टाइन की, और मैथ्स और एनर्जी की, जो हमने काफी पढ़ी है, E = mc² वाली, मैथ्स और एनर्जी वाली जो थ्योरीज थी वो बेसिक बुनियाद थी। और फिर उसके अंदर एक और थ्योरी आती है, हाइड्रोजन, जो है वो यूज किया गया हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर। वो एक अलग उन्होंने एक उसमें एक थ्योरी डाली है।
और वो जो है उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो बहुत से क्वांटम फिजिक्स के जार्गन्स, टेक्निकल वर्ड्स यूज हुए हैं जो आम जनता को समझ नहीं आ सकते, आम आवाम को शायद समझ ना आए। अगर आपकी क्वांटम फिजिक्स पे, या आपने बिल्कुल भी अगर फिजिक्स नहीं पढ़ी, मैंने और मीरब ने तो आई थिंक सेकेंड ईयर तक पढ़ी हुई है, तो हमें फिर भी थोड़ा आइडिया है। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल मतलब मैट्रिक के बाद बिल्कुल छोड़ दी, कोई पता नहीं है, तो वो काफी उनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। दूसरा ये है कि ये मूवी फिर क्वांटम फिजिक्स से आगे सेकंड फेज में जब आती है तो ये बनती है एक जियो पॉलिटिकल ड्रामा। अब इसमें आपको आईआर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको आईआर की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या वर्ल्ड ऑर्डर की, वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको बहुत सी चीजें समझ नहीं आएंगी क्योंकि वो टेक्निकलिटीज यूज हुई हैं। पहले ये बताया गया है जी के सबसे पहले जो यूएस था वो एलाई था यूके का, इंग्लैंड का। वर्ल्ड वॉर टू हुई 1939 में, 1945 में खत्म हुई। तो उसके बाद उसके बीच में ये हुआ कि ये दोनों एलाइज थे और ये जर्मनी से लड़ रहे थे, यूके और क्या कहते हैं यूएस वाले। तो ये 1945 तक ये लड़ रहे थे। और फिर हुआ ये कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर एंड होती है, हिटलर मर जाता है, तो जापान जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत उभर के सामने आती है। तो उसके बाद हमें पता है कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी 1945 के बाद। तो जापान को चुप कराने के लिए, क्योंकि जापान एक बहुत बड़ी थ्रेट था यूएसए के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ओपनहाइमर साहब को कहा कि खुदा का वास्ता है हमारे लिए एक एटम बॉम्ब बना दो, क्योंकि रशिया हमसे पहले एटम बॉम्ब बना देगा, हमारी उनसे रेस चल रही है, अगर उसने पहले बना दिया तो हम सारे तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। तो ओपनहाइमर साहब ने कहा कि जी ठीक है, मैं बिल्कुल बना देता हूँ। और फिर ये हुआ कि उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, एस ट्रूमैन, जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई जापान के ऊपर हमला कर दो और दोनों शहरों को तबाह कर दो, नागासाकी और हिरोशिमा के। और उस दिन के बाद से आज तक कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई है। और कोल्ड वॉर जो है, मैं आपको साथ में आखिरी चीज ये बताता चलूं कि 1947 से लेके 1990 तक कोल्ड वॉर चली थी बिटवीन रशिया एंड यूएसए। और उसमें पाकिस्तान का भी एक बहुत कलीदी किरदार था जियाउल हक के दौर में इन 1980s। जी मेरा ओवर टू यू। So the movie is basically a biographical, I'm sorry, biographical thriller. हम्म। ठीक है। एक साइंटिस्ट जो कि जिसका मैंने भी आपको नाम बताया, रॉबर्ट हाँ। ओपेनहाइमर, उसकी जो अचीवमेंट्स थी और जो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर, हम्म। जो जो जापान में हमला हुआ और जो कुछ भी हुआ, हम्म। उसमें जो उस साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी एंड ओवरऑल जो भी उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, हम्म। uh, उसके बारे में द मूवी इज अबाउट दैट। सो एज हमें पता है कि मूवी किसने डायरेक्ट की है, किसने लिखी है, किसने प्रोड्यूस की है, हम्म। द ग्रेटेस्ट क्रिस्टोफर नोलन, या। जिनके शायद बहुत बड़े फैन हैं। ऑफ और कोर्स। मैं भी फैन हूँ, मैंने भी उनकी ज्यादा मूवीज नहीं देखी, मैंने भी उनकी 2-3 मूवीज देखी हैं एंड दिस वाज आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ ऑफ हिज मूवीज क्रिस्टोफर जो मैंने नोलन का देखी। हूँ और टेरेंटिनो का हूँ, ये दो मेरे बहुत फेवरेट है। टेरेंटिनो एंड क्रिस्टोफर नोलन। एग्जैक्टली exactly. हम्म। तो मेरा एक सवाल है, लेकिन वो मैं जरा ये इससे गो थ्रू कर लूं तो मैं आपसे पूछूंगी। ठीक ठीक है। है। जो मूवी है, इट इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन एंड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हिम। प्रोड्यूसर्स में हमारे पास एमा थॉमस एंड चार्ल्स रोवन भी हैं, लेकिन को प्रोड्यूस भी किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। या। इट इज एडिटेड बाय जेनिफर लेम। हम्म। और बैकग्राउंड स्कोर जो है वो लुडविग गोरानसन। या। लुडविग गोरानसन इज द पर्सन जिसने बैकग्राउंड स्कोर किया और बहुत जबरदस्त किया है। आई वुड से जो शायान जो है ना, वो बहुत बेहतर इसको बहुत अच्छे तरीके से लफ्जों का इस्तेमाल करके इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा था। हम्म। लाइक सिनेमा में अगर आप बैठ के ये मूवी देखें ना, आपको लगेगा कि भाई वो जो म्यूजिक था ना, उसने थ्रिलिंग वाकई बनाया है मूवी को। नो डाउट। और उसने जो उठाया है ना, जो एक एक सीन था, वो जो एक उसके जो मेंटल एक वो उसमें होता है ना, एक एक वो जो उसके अंदर एक चल रही होती है। हाँ। ओपेनहाइमर के अंदर, अपने अंदर उसकी ना एक अपने अंदर एक इल्यूजन्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो चल रही होती हैं साइकोलॉजिकल उसके। डिसोनेंस कह लो कि वो एक जंग लड़ रहा होता है एग्जैक्टली, अपने अंदर। वो एग्जैक्टली। हाँ। तो सब जो था ना उसके साथ, वो जो बैकग्राउंड स्कोर था ना, इट वाज ब्यूटीफुल। हाँ। मतलब मैं कहती हूँ कि वो जो काम कर दिया है ना लुडविग साहब ने, वो बहुत हम्म। अच्छा कर दिया है। बहुत जबरदस्त। उसके बाद सिनेमेटोग्राफी इज बाय होयल यान होयटेमा। द हम्म। नेम इज वेरी डिफिकल्ट बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं प्रोनाउंस कर लूं किसी तरीके से। उसके अलावा जो
मूवी का जो बजट था, इट वाज अराउंड $100 million, 100। और बॉक्स ऑफिस पे अब तक मूवी जो है वो 4 times ज्यादा कर चुकी है बजट से। तो बिल्कुल। आप अंदाजा लगा लें कि मूवी इज ऑलरेडी अ सक्सेस, या ह्यूज सक्सेस। अभी तो रिलीज हुई है, तो अभी और भी आपको पता चलेगा कि कितना और बिजनेस करेगी ये। बिल्कुल। कास्ट पे अगर मैं आऊं तो कास्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। बट आई वुड लाइक टू, मैं जल्दी से गो थ्रू करूंगी कुछ मेन कैरेक्टर्स। हाँ। किलियन मर्फी एज ऑब्वियसली वी नो, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एमिली ब्लंट जो उनकी वाइफ का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, केटी ओपेनहाइमर। इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज लुइस स्ट्राउस। Now, Louis Strauss was the person who was actually जिन्होंने मूवी नहीं देखी उनके लिए स्पॉइलर हो जाएगा, तो अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते तो प्लीज यहाँ से आप मूवी को वीडियो को रोक सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने मूवी देख ली है वो ये सुन सकते हैं आगे। जो लुइस स्ट्राउस था, ही वाज एक्चुअली, एंड मुझे लास्ट मिनट तक नहीं मैं समझ सकी कि लुइस स्ट्राउस वाज एक्चुअली द विलन। ठीक है, मुझे भी नहीं पता। एंड हाँ बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होता कि यार ये बंदा विलन है, ये बंदा इस पूरा टाइम इसके अगेंस्ट था, बिकॉज जितना टाइम वो बात कर रहा होता है ना, इट फील्स लाइक यार दिस गाय इज इन फेवर ऑफ ओपेनहाइमर, बट ही इज नॉट। तो उसी की वजह से सारी मुश्किलात आती हैं। वो भी आपको शायान ने, मेरे ख्याल में आपने एक्सप्लेन किया जो सारा कुछ होता है, कोर्ट रूम में हियरिंग होती है जो। नहीं, अभी वो मैंने सिर्फ टच किया कि ये 3 जो मूवी है वो 3 सेक्शंस में बटी हुई है। अभी मैंने ठीक है, वो सब कुछ जो भी होता है वो स्ट्राउस का किया धरा होता है। एंड लुइस स्ट्राउस का अगर आपको नहीं पता तो लुइस स्ट्राउस वाज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था मूवी में। बिल्कुल। दूसरा, वी हैव कैसी एफ्लेक एज बोरिस पैश, रेमी मलिक एज डेविड एल हिल, जो डॉक्टर हिल का कैरेक्टर है जो एंड में आता है और बताता है, एक्सपोज करता है लुइस स्ट्राउस को कि ये वो बंदा था जिसकी वजह से ओपेनहाइमर जो है वो उस पर गलत एलिगेशंस लगी हैं और वो गलत तरीके से उसके ऊपर ये सारी हियरिंग हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है। तो डॉक्टर हिल वाज द पर्सन एंड द एक्टर इज रेमी मलिक। ये एक इजिप्शियन एक्टर हैं और इनकी मैंने 2 और भी मूवीज देखी हैं पहले। रैप्सोडी में काम किया इन्होंने, बोहेमियन रैप्सोडी, जी, बहुत जबरदस्त। बोहेमियन रैप्सोडी में भी काम किया है और ट्वाइलाइट में भी थे ये, बेंजामिन का कैरेक्टर था इनका। तो ये भी एक बहुत रिनाउंड एक्टर हैं। प्लस इसमें टॉम कॉन्टी एज एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का कैरेक्टर था वो टॉम कॉन्टी ने प्ले किया था। उसके अलावा जो हैरी ट्रूमैन का कैरेक्टर था वो गैरी ओल्डमैन ने प्ले किया था। गैरी ओल्डमैन को हमने एक और कैरेक्टर में हम देख चुके हैं पहले, किस मूवी में शायान? सॉरी, आप क्या बता रहे थे पहले मुझे? ओल्डमैन जो है वो हैरी पॉटर में सीरियस ब्लैक का किरदार अदा किया था और वो ऑस्कर भी जीत चुके हैं। आई थिंक उन्होंने एक फिल्म की थी जिसमें वो प्रेसिडेंट बने थे, इसी के यूएस प्रेसिडेंट बने थे, मुझे अभी उसका नाम भूल गया। उसके लिए वो ऑस्कर भी जीत चुके हैं 2017 में। जी। उसके अलावा वी हैव डिलन आर्नल्ड एज फ्रैंक ओपेनहाइमर। फ्रैंक ओपेनहाइमर वाज द ब्रदर ऑफ रॉबर्ट ओपेनहाइमर एंड जैकी ओपेनहाइमर वाज हिज वाइफ। उसका जैकी का कैरेक्टर जो है वो प्ले किया है एमा डूमॉन्ट ने। उसके अलावा जो कैरेक्टर था, जो जनरल था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द जनरल? मैट डेमन। लेस्ली ग्रोव्स। मैट डेमन ने किया जी, मैट डेमन ने उसका कैरेक्टर प्ले किया है। लेस्ली ग्रोव्स जिसने ये सब कुछ इनिशिएट करवाया था और ओपेनहाइमर के साथ मिलके ये सारी जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था उसको एग्जीक्यूट किया था। बिल्कुल। उसके अलावा वी हैव देयर इज अ लॉट ऑफ एडवर्ड टेलर was the person, important था। एडवर्ड टेलर was the person जो ये कैरेक्टर का नाम है एडवर्ड टेलर, जिन्होंने प्ले किया है, दैट वाज बेनी सेफ्टी। बेनी सेफ्टी। नाउ एडवर्ड टेलर वाज द पर्सन जिसने हाइड्रोजन बॉम्ब का आइडिया
वो किया था, वो मतलब सामने रखा था कि यार हाइड्रोजन बॉम्ब अगर बनाया जाए या उसको इस तरीके से लेके चला जाए, तो वो ऑल्दो उसने अपने ओन पे ये किया, हम्म बट उस टाइम पे उसका आइडिया वाज somewhat not appreciated or not accepted by Oppenheimer. हम्म वो उस टाइम पे वो चीज वो नहीं हुई, और हम्म उस वजह से भी जो टेलर था वो अगेंस्ट हुआ ओपेनहाइमर के, वो भी एक स्टोरी का हिस्सा है। तो दिस वाज द कास्ट, आई थिंक। आई अगर मैंने कुछ मिस किया है शायद तो आप मुझे बता सकते हैं, बहुत लंबी कास्ट है। आई थिंक एक नाम शायद हम भूल रहे हैं, मे बी वन नेम। वो मेरे ख्याल से था फ्लोरेंस पग, जो ऑब्वियसली जिनके साथ उनका एक अफेयर होता है, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। दोनों की केमिस्ट्री जी बहुत अच्छी थी। जी 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 जी। केमिस्ट्री बहुत फायरी थी दोनों की, किलियन मर्फी की और फ्लोरेंस पग की। तो शी वॉज ब्रिलियंट एज वेल। और इवन तो उनके सीन्स बहुत कम थे, एंड हर कैरेक्टर जो आगे होता है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पॉइलर मिल जाएगा। बट जो एक जी। सीन है उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता हम उस सीन पे बात ना करें। उस पे हम बात करेंगे। बट आई थिंक एक और नाम है जिनका बहुत छोटा किरदार था, लेकिन जब वो आए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वो ड्रेक एंड जॉश के, जो हम निकलोडियन में बचपन में देखते थे, जॉश पेक। ही वॉज इन द मूवी। जैसे रामी मलिक को देख के मैं खुश हुआ था, मैं जॉश पेक को देख के भी बड़ा खुश हुआ था। तो ये दो ऐसे किरदार थे। और मैट डेमन तो हम यार इतना देख चुके हैं, टॉम क्रूज के साथ भी देख चुके हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ देख चुके हैं, इतनी मूवीज में देखा है मैट डेमन को। तो वो तो लेजेंड है वो। जी तो आई थिंक अभी मैं कीड़े निकालने वाला हूँ इस मूवी में से। और सबसे पहला कीड़ा मैं ये निकालूंगा कि जो आखिरी 45 मिनट थे मूवी के, जो लास्ट के 45 मिनट्स थे, उसमें मुझे लगा कि बैकग्राउंड स्कोर तो था कमाल का, ठीक है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो वर्ल्ड क्लास था, आउटस्टैंडिंग था। बट जो पेस था डायलॉग्स का और जो पिच थी वो बहुत लो थी। वो इतनी लो थी कि मुझे कुछ डायलॉग समझ ही नहीं आ रहे थे कि वो बोल क्या रहे हैं। जब वो 45 मिनट्स का वो सीक्वेंस आता है ना, आखिरी के जो 45 मिनट्स हैं, जब ये कोर्ट रूम, जैसे कि मैंने बताया पहले, ये क्वांटम फिजिक्स की का एक पार्ट है इसका। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो क्या है कि अब हाइड्रोजन बॉम्ब बन रहा है। तो वो एक आप कह लो कि जियो पॉलिटिकल पावर और वो सागा है। उसके बाद कोर्ट रूम का ड्रामा है। थर्ड जो पार्ट है वो कोर्ट रूम का सागा है। तो जब हम कोर्ट रूम के सागा में आते हैं तो उधर बहुत सी चीजें रिवील होती हैं कि जी रॉबर्ट डाउनी जूनियर कौन था। मैं अभी वो रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो आप फिर आपको बिल्कुल स्पॉइलर हो जाएगा और आपका सारा एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा। वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद जाके देखें। लेकिन जो डायलॉग्स थे ना, इतनी सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, चीजें रिवील हो रही हैं, रिवील हो रही हैं कि भाई ये इसने ऐसे क्यों किया और इसने ऐसे क्यों किया, और विलन कौन था और विलन का सबॉर्डिनेट कौन था और वो कौन था। जब कहानी अनवील हो रही है ना, तो बहुत से डायलॉग मेरे से मिस हो रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर सब टाइटल नहीं है ना सिनेमा के अंदर, तो फिर आप इस मूवी को सब टाइटल के बगैर मत देखें। मैं आपसे, नहीं देख सकते। हाँ, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये मूवी देखनी है, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसी हैं जो क्वांटम फिजिक्स की हैं और वो कुछ लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएंगी, तो वो आपको नहीं समझ आएगी। तो बिल्कुल। ये सब टाइटल के साथ देखें आप, अगर आपने देखना है। तो ये एक तो हमने गलती कर दी, ये हमारे पार्ट पे गलती होगी कि जिस सिनेमा में हम गए उधर सब टाइटल नहीं थे। दूसरा ये था कि इंग्लिश वैसे इसकी कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आपको समझना है, बट वो जो जार्गन्स हैं, वो जो टेक्निकल टर्म्स हैं, वो तो आपको नहीं समझ आएंगी, आप जितने बड़े हम्म। मर्जी इंटेलेक्ट हो। दूसरा, क्रिस्टोफर नोलन की खूबसूरती ये है कि क्रिस्टोफर नोलन अब इतना बड़ा नाम बन चुका है कि वो लोगों को मजबूर करता है कि भाई तुम अपनी इंटेलेक्ट को थोड़ा सा उठाओ, थोड़ा सा बेहतर करो, थोड़ा अपने आप को एजुकेट करो, फिर मेरी फिल्म देखने आओ सिनेमा के अंदर, वरना मत आओ। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं अब इतना बड़ा डायरेक्टर हूँ कि मैं 100 मिलियन करूंगा तो लोग 500 मिलियन देंगे मुझे। तो वो मजबूर करता है अब, क्योंकि वो अब उसके पास वो अथॉरिटी है, उसने कितनी बड़ी बड़ी मूवीज बनाई है। उसका जो मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना, वो है सिनेमेटोग्राफी, और वो आउटस्टैंडिंग है। हम बात करते थे जी बैकग्राउंड स्कोर के। बैकग्राउंड स्कोर में एक हॉन्टेडनेस है, वो ईरी है, बहुत ज्यादा इंतहाई ईरी है। और वो जो, बहुत इजी है। हाँ, साइकोलॉजिकल ड्रामा है ना, जो अंदर की जो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस है, जो अंदर की कश्मकश उसकी चल रही है जब उसने हाइड्रोजन बॉम्ब फाड़ दिया है। खास तौर पे जब वो स्पीच देने जाता है, वो स्पीच देने जाता है और उसके पीछे जो खिड़कियां और वो जो क्या कहते हैं, जो वॉल होती है, वो ऐसे ना ऐसे हो रही होती है, ऐसे ऐसे पूरा वाइब्रेट हो रही होती है। और वो आगे बोल रहे हैं और उसके सामने सारा कुछ म्यूट हो गया, हर चीज म्यूट हो गई उसके सामने। और फिर जो जो लड़कियां उसके सामने है ना यूएस की, उसके मतलब
यहाँ से वो स्किन जो है वो ड्राई, वो यहाँ से खराब हो रही है, क्योंकि वो डिपिक्ट कर रहा है कि वो जापान, पैचेस पैचेस आ रहे हैं बाहर स्किन के, लिटरली। वो डिपेंड कर रहा है कि जापान की औरतों के साथ क्या हुआ होगा, जापान के बंदों के साथ क्या हुआ होगा। तो वो फिर जब वो पाँव रखता है तो वो एक डस्टी लाश के ऊपर पाँव होता है कि वो जो लाश है वो रेत बन गई है, इतना ज्यादा डेवस्टेशन हुई है। और वो एक सीन के अंदर क्रिस्टोफर नोलन ने दिखाया, और मैं उस सीन में मैंने कहा भाई अन्नी फेर दिए, अंत मचा दिए इस बंदे ने। तो वो जो था ना क्रिस्टोफर नोलन का, ये मास्टरपीस है। एंड जितना भी आप बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ करें, जो टाइमिंग ऑफ द बैकग्राउंड स्कोर है, टाइमिंग हर चीज, हर सीन में जो टाइमिंग है वो टॉप नॉच है। इस इस कॉम्बिनेशन को ना, इस डायरेक्शन को कोई मैच नहीं कर सकता। दूसरा, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और वो आर्टिकल पढ़ के मैं दंग रह गया। इस मूवी के अंदर एक भी सीजीआई का सीक्वेंस नहीं है, एक भी नहीं है। आई एम सरप्राइज्ड माई हाँ, सेल्फ। फिर ये मुझे समझ नहीं आई कि वो जो सारे इफेक्ट्स थे, वो जो सब देखता है, हाँ, वो जो उसके पीछे बिल्डिंग हिल रही है, वो जो उसको नजर आ रहा है सब कुछ, हाँ, एंड द बॉम्ब, द एक्सप्लोजन, वो जो इतना बड़ा धमाका हुआ है, धमाका वाज हुआ इट है। रियल? मेरे ख्याल से वो उन्होंने ना स्टॉक फुटेज ली है, स्टॉक फुटेज हो सकती है वो। स्टॉक फुटेज ये होती है कि पहले से फुटेजेस इस तरह की मौजूद होती हैं जो कि आप डॉक्यूमेंट्रीज से ले सकते हो। और वो जो हाँ। एटम्स वाला जो है ना, एटम्स वाली जो थी, जो स्टार्स घूम रहे हैं और वो पूरा एटॉमिक बॉम्ब कैसे बन रहा है, वो जो प्रोसेसेस दिखाए गए हैं सारे एक एक सीक्वेंस के, वो भी मुझे लगता है कोई स्टॉक फुटेज उन्होंने यूज की है। ये सीजीआई नहीं था। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी है। और ये वीएफएक्स भी नहीं था, ये विजुअल इफेक्ट्स नहीं थे। ये जो है इन्होंने कुछ स्टॉक फुटेज करके या उस तरह लिया, या स्टॉक फुटेज को पीछे यूज करके उसको जो है ना हिलाने की कोशिश की है। जब किलियन मर्फी के पीछे दीवारें हिल रही होती हैं या खिड़कियां हिल रही होती हैं, तो वो हो सकता है। अ, मैं खुद बहुत सरप्राइज हूँ कि इसमें एक भी सीजीआई नहीं है, क्योंकि मैं ये समझ रहा था जब मैं मूवी से थिएटर से बाहर निकला कि इसमें सीजीआई होगा। सीजीआई वो नहीं था। तो मेरी क्रिस्टोफर नोलन से एक ही गुजारिश है कि जब टेनेट भी मूवी रिलीज हुई ना, बहुत लोगों ने कहा है कि आप जो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी की वॉइस बहुत कम है, थिएटर में समझ ही नहीं आती आप क्या बोल रहे हैं। तो उसको थोड़ा बढ़ा दें, या उसको थोड़ा वो कम कर दें। एक चीज और थी कि जो फर्स्ट हाफ है ना उसमें अगर 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 क्रिस्टोफर नोलन को उर्दू समझ में आ जाए तो वो ये बात समझ जाएंगे। प्लीज क्रिस्टोफर नोलन, आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज, please, if you are watching this, I know you will never watch this, but if you are watching this, please uh, do something about the pitch of the dialogues, and do something about the tone of the dialogues. It's too low and it is not complementing with the background score. तो ये चीज है। और उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहला हाफ था, मैं लिटरली, मुझे उबासियां आ रही थी पहले हाफ में। मैंने 3 बंदों को थिएटर से निकलते हुए देखा है फर्स्ट हाफ के बाद, और वो वापस नहीं आए। ठीक है, ये मेरी आंखों के सामने हुआ है थिएटर के अंदर। तो बात ये है कि जो उसमें बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी थी, वो ड्रैग हो रहा था। और वो जो डायलॉग बाजी थी ना, वो हमारे पाकिस्तानी या जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, क्योंकि वो मसाला फिल्में देखते हैं यार, वो आरआरआर देखते हैं, वो कुछ कुछ होता है देखते हैं, वो क्या कहते हैं अपना केजीएफ देखते हैं। तो वो कैसे डाइजेस्ट करेंगे इन चीजों को। तो बात ये है कि जो आपने 1.5 घंटा दिखाया है फर्स्ट हाफ का, वो हर कोई उसके थ्रू नहीं बैठ पाएगा। 3 घंटे की आपने फिल्म बनाई है। सेकेंड हाफ तबाही था, मैं मानता हूँ सेकेंड हाफ तबाही था, मतलब आउटस्टैंडिंग था। लेकिन फर्स्ट हाफ में बहुत ड्रैग लगा मुझे, मेरे जैसे बंदे को जो कि कंसंट्रेट कर रहा था कि यार मुझे डायलॉग समझ आ जाए ताकि मैं किसी तरह जोड़ दूं कहानी को कि कहानी में हो क्या रहा है, उसको भी उबासियां आ रही थी। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ड्रैग होता है, और ये इस मूवी का एक ड्रॉबैक है। तो मेरा क्या कहना चाहती हैं आप, बताएं। देखिए, मैं आपकी बात के साथ एग्री करूंगी हम्म, टू सम एक्सटेंट, हाँ, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ यार कि आई लाइक वॉचिंग मूवीज जिसमें थोड़ा थोड़ा थ्रिल हो, लाइक हाँ, थोड़ा सा मुझे इस तरह की मूवीज अच्छी लगती हैं, लाइक हाँ, क्राइम और एक्शन और थ्रिलर्स और कुछ इस तरह हाँ, का। दिस मूवी वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, ठीक है। इट वाज ऑब्वियसली अ बायोग्राफी। हम्म, एक एक हिस्टोरिकल इवेंट को उन्होंने एक मूवी के अंदर ला के दिखाया है कि हाउ डिड इट हैपन एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। हम्म, मुझे ये लगता है कि मैं पहली दफा ऐसी कोई मूवी बहुत इंटरेस्ट लेके देख रही थी, लाइक हम्म, फर्स्ट हाफ भी,
सेकेंड हाफ भी मैंने फर्स्ट हाफ भी उतनी ही कंसंट्रेशन के साथ देखा है जितना मैंने सेकेंड हाफ आई थिंक मैंने शायद थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी सी कंसंट्रेशन मेरी इधर उधर हो गई होगी बिकॉज मैं पॉपकॉर्न खा रही थी सारे पॉपकॉर्न लेने लेकिन चले गए थे। हाँ मैं पॉपकॉर्न खा रही थी तो हाँ, शायद मेरी सेकेंड हाफ में कंसंट्रेशन इधर उधर हुई बिकॉज ऑफ पॉपकॉर्न नॉट बिकॉज ऑफ द मूवी या कोई ऐसी चीज हो उसमें मेरी कंसंट्रेशन उसी तरह से हाँ, बट आई वुड एग्री विद यू ऑन वन थिंग दैट इज द पिच ऑफ द डायलॉग्स बिल्कुल आपको कुछ जगह पे जाके ना आपको मतलब मुझे लिटरली मैं ऐसे आगे होके सुन रही थी मैं कह रही थी यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं पेड़ हूँ मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है किसी को भी समझ नहीं आ रही नहीं मुझे भी नहीं समझ आ तो रहा। हाँ, तो मतलब ये मैं आपकी बात के साथ एग्री करूंगी मैं सेकंड करूंगी इसको कि वो एक चीज थी कि डायलॉग्स बिल्कुल एक एक पॉइंट पे जाके आपको समझ नहीं आ रहे थे यार कि क्या क्या कह रहे हैं ये हाँ, क्या क्या रहे हैं कहना क्या चाहते हो तो भाई? एग्जैक्टली हाँ, बट ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी लोगों की शक्लें एवरीथिंग फ्रेम्स हर चीज लाइक the expressions even the डिटेलिंग। actors how they performed everything was just beautiful हाँ हर चीज बहुत अच्छी थी यार, like I cannot repeat and I will definitely recommend जो लोग कुछ हम जिस तरह पिछले पॉडकास्ट में भी ये बहुत ज्यादा बकवास कर चुके हैं ना कि यार हमने जॉयलैंड रिव्यू की जब हमने और बहुत सारी मूवीज को रिव्यू किया तो जो हम कहते हैं ना कि यार जो लोग कुछ फर्क देखना पसंद करते हैं हाँ वो ये देखें हाँ तो मैं ये जरूर कहूंगी कि इफ यू आर इनटू वर्ल्ड हिस्ट्री या आप उस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं या आप कुछ फर्क देखना चाहते हैं यू शुड डेफिनेटली गो वॉच दिस मूवी हाँ, बिकॉज दिस इज वेरी गुड लेकिन अगर अच्छा अगर आप एक बारबी। हाँ आपकी बात काट रही हूँ मैं हाँ सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगी वो जो आप कह रहे थे ना कि आपको इस मूवी में थोड़ा सा किलियन मर्फी का जो गेटअप है और जो उनका स्टाइल है जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी पीकी ब्लाइंडर्स के लग रही है, हाँ थॉमस थोड़ी सी। शेल्बी जैसी लगी आपको लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने जो द ओरिजिनल द रियल रॉबर्ट ओपनहाइमर है ना उनकी मैंने पिक्चर्स देखी हैं हाँ, मैंने भी he देखी है। was in the same getup he was wearing the same hat holding the same cigarette हाँ, and everything else एवरीथिंग या मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तो ऑस्कर की नॉमिनेशन मिलनी चाहिए किलियन मर्फी को। एग्जैक्टली मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली मिलनी चाहिए। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो आवाम है ना वो देखती है मसाला। अब बारबी के अंदर मसाला है, ठीक है। बारबी के बिल्कुल अंदर चकाचौंध है, बारबी के अंदर वो हर चीज है जो एक बॉलीवुड फिल्म में होती है। तो लोग बारबी देखने तो एग्जैक्टली हमारी आवाम तो मैं समझता हूँ कि जाएगी, क्योंकि इस मूवी के लिए ना आपको एक सर्टन टाइप ऑफ इंटेलेक्ट लेवल चाहिए। ये हर किसी के लिए नहीं है ये मूवी। आपको एक इंटेलेक्ट लेवल चाहिए सर्टन टाइप का। तो ये एक फैक्ट है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहता हूँ ना कि जो डिटेलिंग पे फोकस किया गया, एक एक डिटेलिंग पे, जैसे आपने कहा वो सिगार का फूकना, और जिस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन का मेकअप हुआ था वो जो एक्टर है, फिर जिस तरह से काफी रॉबर्ट डाउनी जूनियर का मेकअप था, वार्डरोब था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ना एक डायलॉग बोला कि जो पावर जो होती है ना, पावर वो हमेशा शेडोज के अंदर होती है। तो उनका जब भी एग्जैक्टली किरदार आता था ना तो उनका किरदार ब्लैक और व्हाइट होता था, शेडोज के अंदर होता था। जब भी उनका कोई सीक्वेंस है, एक ऐसा सीक्वेंस नहीं है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, शायद एक दो हो, जब वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के करीब जा रहा होता है तब शायद, हाँ जब वो रंग बिरंगी होता है, मतलब कलरफुल होता है। वरना हाँ वो ब्लैक और व्हाइट है, वो ब्लैक और व्हाइट है। एग्जैक्टली तो बहुत कम और सीक्वेंस और आप ये देखिए कि डायरेक्टर डायरेक्टर की आप आई मीन मुझे शायद ना नोलन से प्यार हो जाएगा है। आप उसकी क्रिएटिविटी देखें कि उसने उसने शुरू से जब वो स्ट्राउस जो है वो बता रहा होता है ना वो एक बंदे को बैठ के बता रहा होता है यार कि ये ऐसे 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 सब कुछ ओपनहाइमर ऐसे आया हाँ, ये हुआ हम्म, पूरी हेयरिंग से लेके स्टार्ट से जब से उसका वो सीन आता है जब वो बैठा बता रहा होता है हम्म, उस वक्त से लेके एंड तक वो ब्लैक एंड व्हाइट में रहा है राय वो बिल्कुल। शुरू से हमें ये बताने की कोशिश कर दी गई थी कि ही इज द गाय शेडी हु शेडी, इज इन द शैडो ही इज शेडी। शेडी गाय हाँ यस हाँ, तो ही इज मतलब शेडी। आई एम सो इम्प्रेस्ड डायरेक्शन सब कुछ बोल देती मतलब है, डायरेक्शन सब कुछ बोल देती है। अच्छा, मैं ना एग्जैक्टली ये, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि इस वीडियो का टाइटल होने वाला है, और वो ये है कि क्या भगवत गीता को डालना जरूरी था इस मूवी में? मीर अब्न नमान अलेक्जेंडर, वो
यार क्या वो वाकई भगवत गीता थी? बिकॉज आई थिंक कि वो कोई इट रैंडम इज कोई संस्कृत में कोई बुक थी। इट इज भगवत गीता। जो पंडित्स हैं जितने भी इंडिया में, उन्होंने कहा है कि ये भगवत गीता है। हमने स्क्रिप्चर्स पहचान लिए हैं और इसके ऊपर 20 कट्स लगाए गए हैं इस मूवी के ऊपर इंडिया के सेंसर बोर्ड की तरफ से। तो ये भगवत गीता ही थी। अब बात ये है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, फिर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ। फिर आप पहले आप थोड़ा सा बताएं कि आपको क्या लगता है। आई थिंक मेरे ख्याल में हम्म। जो सीन था, इट वाज लाइक दे वर मेकिंग आउट। हम्म। ठीक है, वो एक इंटीमेट सीन था हम्म। जिसके बीच में वो उठती है और वो उसके रैक की तरफ जाती है, वहां पे एक बुक निकालती है वहां से, हम्म। which you are saying is Bhagavad Gita, and if it is a holy book, then obviously uh, um, this is really strange because एक आप एक ऐसा सीन कर रहे हैं जो कि इज इंटीमेट। ठीक है, द गर्ल इज नेकेड ऑब्वियसली, और वो एक आई एम सॉरी, वो एक होली बुक उठा के ला रही है। हाँ। ठीक है, एंड शी इज होल्डिंग इट इन फ्रंट ऑफ हर चेस्ट, ऑब्वियसली शी इज नेकेड, तो वो उसके सामने उसे पकड़ा हुआ है उसने, हम्म। एंड देन शी इज क्लाइंबिंग ऑन टॉप ऑफ अ डूड एंड शी इज स्टिल होल्डिंग द बुक। हम्म। दैट इज वेरी रॉन्ग, हम्म। दैट इज वेरी रॉन्ग। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में गलत है बात। अगर ये वाकई आप, अगर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि मुझे इस चीज की इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने इसको पहले नहीं देखा, स्टडी नहीं किया, मैंने कोई रिव्यू ऐसा नहीं देखा, आई मीन कि जिसमें ये बताया गया हो कि ये भगवत गीता था। हम्म। And if people are claiming that this is Bhagavad Gita, I'm sorry, then I think this is really very, very wrong. हम्म। उस अच्छा। सीन के लिहाज से उसको कैरी इस तरह करना, it was very wrong. अच्छा, अगर ये सचमुच में भगवत गीता है ना, और जिस तरह के इंडिया के पंडित्स कह रहे हैं कि इसको बैन कर देना चाहिए इस मूवी को, अगर ये बॉलीवुड मूवी होती तो ये बैन हो जाती, ये अभी तक बैन हो चुकी होती। इसका कोई मतलब, कोई माई का लाल इसको रिलीज ना कर पाता इंडिया के अंदर, ठीक है, अगर ये बॉलीवुड मूवी होती। दूसरा ये कि अगर मैं पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड में होता और ये लिटरली अगर ये भगवत गीता है, मतलब अगर ये वाकई में है, मैं फौरन इस सीन को काट देता। क्योंकि देखिए, कोई भी मजहब हो, किसी भी मजहब की होली बुक हो, कोई भी मजहब हो, उसकी इस तरह से बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। और अगर ये भगवत गीता है तो ये बेहुरमती हो रही है, बिकॉज इट इज लिटरली अ सेक्स सीन। ठीक है। तो Exactly. ये मैं तो इसके खिलाफ हूँ। आप मुझे कंजर्वेटिव कहें, जो मर्जी कहें। मैं मेरी जो आपके लिए जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो ये है कि किसी भी जो मर्जी ये बुक होती, ये चाहे बेशक, मतलब आप खुद सोचें, ये बाइबल होती या खुदा ना खास्ता ये कुरान होता, तो ये कितना वावेला इसके ऊपर मचता और क्या रिएक्शन आता, और ये पूरी दुनिया में बैन होती फिर। और पूरा, आप समझें कि वो Exactly. सेंटिमेंट्स हर रिलीजन के हर्ट होते। ठीक है। तो यहाँ पे भी हिंदू जो हमारे भाई हैं, हमें देखते भी हैं, बहुत से इंडियंस हमें देखते हैं, तो वो उनके भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं अगर ये वाकई भगवत गीता है। तो अगर ये कोई नॉर्मल संस्कृत का नॉवल होता या कोई बुक होती तो मुझे कोई मसला नहीं था कि अगर इसमें कोई होली नेम्स नहीं है भगवत गीता के, और ये नॉर्मल सी जी एक लव स्टोरी थी संस्कृत की, तो मुझे कोई इशू नहीं था। लेकिन अगर ये भगवत गीता है तो आई एब्सोल्युटली कंडेम दिस। अगर ये है, और मैं इसको सबसे पहले काटता इस सीन को। तो पाकिस्तान में तो ये सीन नहीं कटा है, और मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ कि ये नहीं कटा। क्योंकि वही बात मैंने की कि अगर ये कोई और होली बुक होती तो फिर आप इसका जो रिएक्शन देखती हैं वो बहुत ज्यादा होता। तो आई थिंक Exactly. थोड़ा सा यहाँ पे ना हमारे सेंसर बोर्ड ने जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स शो किए हैं, अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो। और डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन हम आते हैं अब एक्टिंग की तरफ। मैं एक्टर्स के ऊपर आना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जिन्होंने किया। एंड आई थिंक सबसे पहले किलियन मर्फी की हमने तारीफ कर ली है, हमने तारीफ कर ली है, जो डायरेक्टर है उसकी भी कर ली है। माय मतलब एक्टर ऑफ द मूवी, मैन ऑफ द मैच वाज रॉबर्ट डाउनी जूनियर। हर एक सीन, जो मतलब हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जब हम नाम लेते हैं ना, तो हम दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं ये एरोगेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, और इसके अंदर ना एक बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जो है मैं ही हूँ। एरोगेंस होगी इसके अंदर शदीद किस्म की, और सेल्फ ऑब्सेस्ड रोल करेगा ये। क्योंकि इस तरह के रोल्स में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को टाइप कास्ट किया जाता है, हम सब जानते हैं। टाइप कास्ट हुआ है रॉबर्ट डाउनी जूनियर
नो डाउट ही इज अ ग्रेट एक्टर, बट वो टाइप कास्ट होता है। बट नाउ यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट अवतार, बिल्कुल डिफरेंट बंदा, एटॉमिक एनर्जी का वो प्रेसिडेंट बना हुआ है अमेरिका की, और एक बड़ा ही शेडी कैरेक्टर है जिसके जिसकी एक्टिंग से पता लगता है कि यार वो फर्स्ट हाफ में आपको पता ही नहीं लगने देता कि मैं जो हूँ मैं एक शेडी कैरेक्टर हूँ। ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा फरिश्ता वही है, वाइट वही है। तो माई एक्टर ऑफ द मूवी वॉज रॉबर्ट डाउनी जूनियर। उस बंदे ने जो एक्टिंग की है, मैं कहता हूँ मैं मतलब तबाही मचा दी उसने। तो ये एक है। दूसरा, मुझे फ्लोरेंस पग का कैरेक्टर तो मैं नहीं कहूंगा कि उनका कैरेक्टर आर्क हो। Diamond, हाँ। it is Florence Pugh. हाँ, The last name is pronounced as Pugh. फ्लोरेंस प्यूग जो है, फ्लोरेंस, हाँ प्यूग जो है, वो किरदार कैरेक्टर आर्क मैं नहीं कहूंगा कि बहुत कोई खास था, लेकिन जो एक्टिंग थी और जो सिजलिंग केमिस्ट्री थी विद किलियन मर्फी, वो बहुत अच्छी थी। तो आई थिंक आई वुड ऑल्सो अप्रिशिएट हर एक्टिंग। मैट डेमन और किलियन मर्फी की जब लड़ाई होती थी तो ऐसा लगता था कि मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, और बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी इन दोनों Exactly. की। और मैट डेमन जो था हर बात में टोकता था उसको। और एक और आपने जो अभी एक्टर का नाम लिया था, बेनी, बेनी क्या नाम था, साफ्डी, बेनी साफ्डी। हाँ। Benny Safdie. हाँ, Benny Safdie. बेनी सैफ्डी। बेनी सैफ्डी भी जो है जिन्होंने बोला कि यार ये हाइड्रोजन पंप है, सॉरी हाइड्रोजन एटॉमिक बॉम्ब इस तरह से हम करेंगे, हम मॉलिक्यूल्स को कॉम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि पहले वो थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे काम कर रहा होता है किलियन मर्फी जो है। तो वो भी हर बात में उसको टोकता है और उसको कहता है कि भाई इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दो मुझे। तो आई थिंक ही वाज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो कि मेरे सामने स्टैंड आउट कर गया। और कोई एक्टर जिसका आप जी, नाम लेना चाहे, आई थिंक एमिली ब्लंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उनके अलावा कोई ये किरदार नहीं कर सकता जो। नहीं कर सकता। यस। सो यार आई थिंक एवरी कैरेक्टर, जिस तरह आप मैट डेमन की बात करें, उन्होंने ग्रोव्स का कैरेक्टर प्ले किया है, ही वाज जस्ट, मतलब हर कैरेक्टर जो था ना, जिसने जो भी कैरेक्टर प्ले किया है, दे लाइक वो अपने ही कैरेक्टर में दे वर जस्ट अमेजिंग। हाँ। आप उनको लाइक आप हर एक कैरेक्टर को नोटिस करते हैं, देख हाँ। मतलब परफॉर्म करते हम्म, हुए, डायलॉग बोलते हुए, कुछ भी करते हुए, यू नोटिस द कैरेक्टर। बिल्कुल तो बिल्कुल। हर कैरेक्टर ने बहुत यू नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अपना कैरेक्टर प्ले किया है, एंड द क्रेडिट ऑल्सो गोज टू नोलन, हम्म। कि उन्होंने जिस तरीके से डायरेक्ट किया है, वो भी एक बहुत मैटर करता है हम्म। इस सारी चीज में। जॉश तो मेरे जॉश जो है ना, जॉश जो ड्रेक एंड हम्म, जॉश वाला, उसके टोटल तीन या दो डायलॉग है, दो तीन डायलॉग है उसके। लेकिन उसका वो जो सीन था जब वो एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर हाथ रखता है और उसका हाथ ऐसे कांप रहा होता है और लरज रहा होता है उसका हाथ, उसकी जो उसमें एक्टिंग थी वो रजिस्टर कर गया उन दो तीन डायलॉग्स में अपने आप को। फिर हम बात करें थे रामी मलिक की। रामी मलिक के कितने सीन्स है, बहुत कम सीन्स है, आई थिंक हार्डली एक उसको मोनोलॉग मिला है पूरे क्या कहते हैं इसकी बिल्कुल मूवी में। लास्ट लास्ट सीन ही था वो, ऑलमोस्ट लास्ट लास्ट मिनट्स जो थे उसमें था वो, जब उसकी एंट्री होती है, वो कहते हैं कि जी हम डॉक्टर हिल का वेट कर रहे हैं, हाँ। तो डॉक्टर हिल का कैरेक्टर उसने प्ले किया और वो आता है और वो सारी पोल खोलता है। हाँ। तो आई मीन मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, बिकॉज उससे पहले आई थिंक वी सीन हिम इन ओनली वन सीन, जिसमें वो लाइक कोई पेन पकड़ा रहा होता है उसको, और वो ओपेनहाइमर को, और वो ऐसे करके फेंक देता है हम्म। उसके हाथ से यूं, और वो बस उसी सीन में मैंने देखा है। बस एंड वही। आफ्टर दैट तो लास्ट सीन में वो आता है और ऐसा धमाका करता है कि लाइक आई वाज लाइक यार ये तो हाँ। व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। और तो ये पता है ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है, और जो लोकेशंस है ना वो भी बहुत ज्यादा नेचुरल हैं, वो भी ईरी वो भी हैं। वो भी आपको एक हाँ, काओ बॉय वाली फीलिंग देती हैं कि किसी कंट्री साइड पे ये शूट हो रहा है, जो मेक्सिको वाला जो पूरा शूटिंग सीक्वेंस है। न्यू मैक्सिको में जो हाँ, हुआ था। न्यू मेक्सिको में जो हुआ है, तो वो भी आपको एक कंट्री साइड वाला ना, एक वो पुराने जमाने का वो फील देता है कि हाँ यार तुम तो वापस 1942 में चले गए हो। तो वो आपको वाकई फील आती है कि हम्म, हाँ हम तो 1942 में चले गए हैं। तो वो बहुत ज्यादा जो नरेशन है, जो स्क्रीन प्ले है, जो डायरेक्शन है, जिसके लिए ऑब्वियसली क्रिस्टोफर नोलन माने इसलिए जाता है, जो स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन, आई थिंक हर पाकिस्तानी डायरेक्टर को इसकी मूवीज जाके देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स जो मार खाते हैं वो स्क्रीन प्ले के ऊपर खाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें रैप अप कर देना चाहिए। कोई लास्ट पॉइंट आपका हो मूवी से रिलेटेड तो आप बता सकती हैं कि जो आप मैंने मिस कर दिया हो। मेरा एक सवाल रह गया आपसे। हाँ।
सवाल ये कि आपको पाकिस्तान में कोई क्रिस्टोफर नोलन के स्टैंडर्ड का कोई डायरेक्टर नजर आता है? ओए यार और अगर कोई है तो वो कौन है? आई थिंक आई थिंक कोई, मेरे ख्याल से वैसे अगर आप पूछे ना पैरामीटर के, अगर आप पैरामीटर्स देखें, आप अगर लेवल्स देखें, आप क्रिस्टोफर नोलन की पहली मूवी देखें मेमेंटो, किस तरह उसने बनाई, ठीक है, उसका लेवल आप देखें। आई थिंक मैं सिर्फ एक नाम ले सकता हूँ, आई थिंक बिलाल लिशारी इज दैट गाय। और बिलाल लिशारी अभी वो मेमेंटो वाले एरा में इस वक्त अभी घूम रहे हैं। मैं ये कहूंगा, इतना मैं कहूंगा, वरना कोई करीब करीब नहीं पटकता क्रिस्टोफर नोलन के। तो ये है, बिलाल लिशारी के अलावा कोई मैं नहीं कह सकता कि उस लेवल का है। तो इवन टेरेंटिनो टेरेंटिनो के लेवल का भी कोई नहीं है। आप वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड जरा देखें, अभी जो लियोनार्डो डिकैप्रियो की और इसकी ब्रैड पिट की आई थी, उसमें आप सिनेमेटोग्राफी देखो, हमारा कोई पाकिस्तानी डायरेक्टर नहीं है उस लेवल का। आई थिंक इंडियन भी नहीं है, इंडियन भी उस लेवल का मैं नहीं कह सकता। मे बी संजय लीला बंसाली, मे बी, शायद टेरेंटिनो के लेवल का शायद हो, बट नहीं, मेरे ख्याल से कोई इंडियन भी नहीं है जो इन दोनों के करीब भटकता है। तो ये है संजय लीला भंसाली और राजू हिरानी, ये दो ही हैं। लेकिन राजू हिरानी इज नॉट नोन फॉर हिज स्क्रीन प्ले, ही इज नोन फॉर हिज स्टोरी टेलिंग। स्क्रीन प्ले के हवाले से नहीं माने जाते वो। स्क्रीन प्ले के हवाले से संजय लीला भंसाली इज मोर ऑफ अ गाय जो कहते हैं कि यार हाँ ये बड़ा कैनवस आ गया, तो वो चीज है। तो आई थिंक दोनों सरहदों को आप छान लें तो आपको इन जैसे दोनों डायरेक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो यही है। बात तो सही है। हाँ। सो या ये था हमारा आज का शो, एंड बड़ा मजा आया इसको डिस्कस करके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूवी है ये आप सिर्फ तब जाके देखें कि अगर आप वाकई क्रिस्टोफर नोलन के फैन हैं, वाकई किलियन मर्फी के फैन हैं, क्योंकि हो सकता है आपको फर्स्ट हाफ जी। में बोरियत हो। ये हो सकता है क्योंकि वही मैंने बात की कि एडीएचडी आजकल, मतलब हर सातवें बंदे को एडीएचडी है, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मैं तो बड़ा खुश हुआ कि मीरब जो है वो बैठ गई उस फर्स्ट हाफ के अंदर, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा था। तो नहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ। आई बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ। तो क्योंकि मैं चीजें डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा था कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो वो पहली चीज थी। वो 15 मिनट मुझे लगते हैं शुरू में हर मूवी के अंदर। तो ये है। एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस मूवी को बिल्कुल जाके देखें। मैं इस मूवी को देने वाला हूँ 4 out of 5 स्टार्स। मीरा, व्हाट अबाउट यू? आई थिंक आई विल गिव 4.5। ओके। ओके। सही है। सही है। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, और ये वाली मूवी जरूर जाके देखें। एंड बारबी भी देखें। बारबी भी हम कोशिश करेंगे कि उसको भी हम रिव्यू करें। मिशन इम्पॉसिबल भी कोशिश करेंगे, जल्द आएगा रिव्यू। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, हस्ता ला विस्ता।